हेलो दोस्तों। तैयारी वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राकेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग भूगोल सीरीज में आज पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक को जिसका नाम है उपसौर, अपसौर तथा ऋतु परिवर्तन। हम सबसे पहले उपसौर अपसौर को पढ़ने के बाद ऋतु परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऋतु परिवर्तन के बारे में आप कई सारी चीजें जानते हैं। आपको पता है जाड़ा आता है, गर्मी आती है, बरसात आती है, उसी के बीच में एक बार बसंत का भी मौसम आता है ना। और एक बार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि आप जानते हैं कि जब दिन और रात बराबर होते हैं, कोई 2 दिन साल में ऐसा होता है, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। इसके अलावा नॉर्थ हेमिस्फीयर में किस दिन सबसे लंबा दिन होता है, साउथ में किस दिन सबसे लंबा दिन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम सीखने पढ़ने वाले हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं टॉपिक को। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था इंसोलेशन के बारे में। क्या पढ़ा था? इंसोलेशन मतलब सूर्यातप के बारे में। इसी को कहा था क्या? प्रवेशी सौर विकिरण। प्रवेशी सौर विकिरण, यही क्या आपका सूर्यातप है। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि इसका भी इसमें थोड़ा सा रोल है, समझिए कैसे। हम बात कर रहे हैं किसकी? एल्बिडो की। सबसे पहले आप डेफिनेशन समझ लीजिएगा, एल्बिडो होता क्या है। धरातल पर किसी समयांतराल में, किसी समय में धरातल द्वारा यानी भूपटल द्वारा परावर्तित सौर विकिरण की मात्रा तथा उसी निश्चित समयांतराल में उसी धरातल पर आने वाली यानी आपतित सौर विकिरण की मात्रा के अनुपात को हम कहते हैं एल्बिडो। और इसे प्रदर्शित करते हैं किसमें? परसेंटेज में। एक एग्जांपल से इस बात को हम समझते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कोई सरफेस है ना। इस सरफेस पे सूर्य से आने वाली सौर विकिरण की जो मात्रा है, यहाँ पर सूर्य से आने वाली सौर विकिरण की मात्रा है 20%, 20 यूनिट मान ले रहे हैं, है ना। ये आपका 20 यूनिट, ठीक है। और ये सरफेस ऐसा है कि इस सरफेस से एक उसी जिस निश्चित समय अंतराल में यह 20 यूनिट आ रही है, उसी समय में इससे जो परावर्तित करने की इसकी क्षमता है, ये कितना है? 10 यूनिट। बात क्लियर हुई? यानी एक निश्चित टाइम पीरियड पर इस सरफेस द्वारा जो सौर विकिरण को परावर्तित करने की क्षमता है वो 10 यूनिट है, और उसी समय अंतराल पर जो उस पर आने वाली सौर विकिरण की मात्रा वो कितनी है? 20 यूनिट। अब पूछा जाए इस सतह का अल्बिडो कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? अनुपात की बात की गई है, यानी आने वाली कितनी है? ओ सॉरी, परावर्तित परावर्तित कितनी हो रही है? 10। टोटल आने वाली कितनी है? 20। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परसेंटेज में बदलना है। कितना होगा? 50। यानी इस सतह की एल्बिडो की हम बात करें, इसका एल्बिडो कितना है? 50%। बात क्लियर हो गई? क्या सीखा हमने? किसी धरातल के किसी सतह द्वारा परावर्तित सौर विकिरण की मात्रा तथा उसी निश्चित समयांतराल पर उस धरातल पर आने वाली यानी आपतित सौर विकिरण की मात्रा के अनुपात को हम एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो के बारे में प्रश्न जो पूछता है, ये फार्मूला है आपके पास, अभी जो आपने पढ़ा, परावर्तित सौर विकिरण की मात्रा बटे आपतित सौर विकिरण की मात्रा, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? गुणा किससे कर रहे हैं? 100 से। जो एल्बिडो से जो प्रश्न बनता है ये है कि कई बार पूछा जाता है किसकी एल्बिडो, निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो सबसे ज्यादा है। एल्बिडो का मतलब आप सिंपल भाषा में समझिएगा, एक तरीके से कह सकते हैं चमक से है, कह सकते हैं ग्लो से है, या कह सकते हैं रिफ्लेक्शन से है। किससे? रिफ्लेक्शन से। बात क्लियर हुई? कैसे? समझिएगा। जैसे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा और जगहों पर देखा होगा, अगर रियल में पहाड़ी क्षेत्रों को विजिट किया होगा जहां पर बर्फबारी हो रही होगी, उसमें आपने देखा होगा कि सनलाइट कम होती है ना। सनलाइट कम होती है, इसके बाद भी वहां पे जो प्रकाश होता है एक अजीब तरीके का व्हाइट प्रकाश होता है। कैसा होता है? व्हाइट नजर आता है, पूरा एकदम चमक से भरा होता है। ये क्यों होता है? ये कारण होता है एल्बिडो के, ड्यू टू एल्बिडो। बर्फ की एल्बिडो सबसे ज्यादा होती है ना। प्रश्न में बार बार कई बार ऐसा पूछता है कि निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है, तो आप याद रखें किसका? बर्फ का। बर्फ की बात यहाँ पे किया हमने, बर्फ को आप आइस के रूप में याद रखिएगा। आइस का एल्बिडो 80% से ज्यादा होता है, लेकिन इसको भी हिंदी में बर्फ ही कहते हैं, हिम कहते हैं। लेकिन अगर स्नो की बात करें, स्नो यानी हिम का, तो इसका होता है 45% से 80% के बीच। बात क्लियर हुई?
और जो सबसे कम एल्बिडो होता है वो आपका पानी का होता है, वाटर का होता है, ये 2% से 3% के लिए। अब प्रश्न दो तरीके से यहाँ पे बनेगा। पहला तो ये पूछ सकता है निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो ज्यादा है। ज्यादा को तो आप याद ही रख रहे हैं, अगर ऑप्शन में ये है तो ये वाला होगा, अगर ये नहीं ये वाला है तो इसका होगा। सबसे कम की बात करेगा तो जल का होगा। लेकिन कई बार सभी एल्बिडो को दे दिया होता है और आपको मैच करने को दे दिया जाता है। जैसे बर्फ के सामने पानी वाला दे दिया, बादल के सामने इसका दे दिया। कहने का मतलब आपको मैच करना होता है किसका एल्बिडो किसके बराबर है। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़िएगा आगे। आगे हम चलते हैं। हाँ देखिए, रिफ्लेक्शन की हम बात कर रहे थे, ग्लो की बात कर रहे थे, तो आप ऐसे समझिएगा, ऐसे समझिएगा, जो आप क्रीम वगैरह यूज करते हो, पाउडर यूज करते हैं, कॉस्मेटिक मटेरियल यूज करते हो, किस लिए यूज करते हैं? चमक बढ़ाने के लिए, है ना। आप कह सकते हैं एल्बिडो बढ़ाने के लिए। आप मस्ती में किसी से बोल सकते हो क्या बात है आजकल एल्बिडो आपका कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है ना। आगे चलते हैं हम उपसौर की तरफ, अपसौर की तरफ। समझते हैं उपसौर और अपसौर क्या होता है। एक बात आपको पहले से पता है और अच्छे से पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी अर्थ जो है, यह सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमण करती है, परिभ्रमण करती है, वो किस डायरेक्शन करती है? वेस्ट टू ईस्ट। बात क्लियर है। दूसरी बात, वो जो घूर्णन करती है यानी अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती है, उसका डायरेक्शन क्या होता है? उसका भी यही होता है, वेस्ट टू ईस्ट, या इसी को कह सकते हैं क्या आप, एंटी क्लॉकवाइज। यही होता है ना, यही होता है। चलिए आगे समझते हैं ग्लोब से। ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी की जो चक्कर लगाने की प्रक्रिया है वो कैसी है? ऐसे ही है। कहां से? वेस्ट टू ईस्ट। जब वेस्ट टू ईस्ट अपने धुरी पर चक्कर लगा रही है और धुरी पर चक्कर लगाने के साथ सूर्य के चारों तरफ भी ऐसे वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगा रही है। अब हम बात करते हैं उपसौर की और अपसौर की घटना कब घटित होती है और क्यों होती है। इसके पीछे का जो कारण है, देखिए, ये अपने दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। कैसी कक्षा में? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर या कक्षा में कह सकते हैं चक्कर लगाती है। कौन? पृथ्वी सूर्य का। बात इतनी क्लियर है। अब जब दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, दीर्घ वृत्त आप जानते ही हैं, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब ये सूर्य के सबसे नजदीक होगा। पृथ्वी की सूर्य से जो औसत दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर, यही है ना। एक ऐसी कंडीशन आएगी वो सबसे नजदीक होगा, और जो सबसे नजदीक वाला स्थिति होगा यही है आपके पास नजर आ रहा है, और सबसे दूर वाला क्या है? ये नजर आ रहा है। सबसे पहले हम दूर वाले की बात कर लेते हैं। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है कितना? ये दिख रहा है, इसका एक्सिस दिख रहा है, यही इसका अक्ष है। और ये जो झुकाव है कितना है? 23.5 डिग्री, है ना। कितना है? 23.5 डिग्री। ये झुकी हुई है अपने अक्ष पर। अब यहाँ पर चक्कर लगा रही है, चक्कर लगाने के समय यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पृथ्वी की सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी का समय है, यानी इसको हम क्या कहेंगे? कह देते हैं 15.2 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। अब जब 15.2 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है, कहने का मतलब इस समय सूर्य पृथ्वी पर सबसे कम इंसुलेशन मिलना चाहिए। क्या होगा? जो सूर्य तप की मात्रा है, भाई जब दूरी बढ़ रही है तो टेम्परेचर कम मिलेगा, सूर्य तप की मात्रा कम मिलनी चाहिए। और ये सिचुएशन कब पैदा हो रही है? जुलाई में। किस जुलाई को? नाम बता दें। ये 4 जुलाई को ऐसा हो रहा है। बात क्लियर है। अब यही पृथ्वी चक्कर लगाते हुए पहुंच रही कहां पर? जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ओ सॉरी, इस सिचुएशन पे पहुंच रही है जब सबसे कम डिस्टेंस है इसकी 14.7 करोड़ किलोमीटर। अभी बात क्लियर हो जाएगा, अभी हो सकता है कंफ्यूजन, अभी क्लियर होने वाला। जस्ट समझिए हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको। अब यहां पर देख रहे हैं, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक है तो डिस्टेंस कितनी है? 14.7 करोड़ किलोमीटर। और ये दशा कब पैदा होती है? 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। और जब 3 जनवरी को होती है, इसी की घटना को हम कहते हैं क्या? उपसौर। फिर से लिख दे रहे हैं ऊपर, 3 जनवरी। और 3 जनवरी को जो घटना घट रही है उसका नाम है उपसौर। इंग्लिश में कहेंगे क्या? पेरी हेलियन। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई।
हम बात कर रहे हैं किसकी, इंसुलेशन यहाँ पे कितना मिलने वाला है। देखिए अब सबसे पहले कंफ्यूजन इसमें वो होता है, दो ही चीज है, एक उपसौर है एक अपसौर है। उपसौर की घटना घटती है 3 जनवरी को, है ना, और अपसौर की घटना घटती है 4 जुलाई को। आपको इसमें दो प्रकार से प्रश्न पूछता है, कई बार ये पूछता है उपसौर की घटना कब घटित होती है, आपको डेट याद रखनी होती है 3 जनवरी को, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है ये उपसौर की बात है कि अपसौर की बात है। तो कैसे याद रखेंगे, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं एक टेक्निक अपनाकर। देखिए आप उपसौर को देख रहे हैं ना, ये उपसौर में यहाँ पे देखिए ये कितना लिखा है 3, और ये कितना लिखा है ऊ है, यानी जनवरी का 3 ले लेंगे और उपसौर का ऊ ले लेंगे। यहाँ पे देखिए र है और यहाँ पे भी र है। अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा, महीने की बात होगी तो जनवरी र से र समझ लीजिएगा, इससे 3 से ऊ, यानी दोनों देखने में सेम लग रहे हैं। आप एक को याद रख लीजिएगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। बात क्लियर है। यहाँ पे देखिए 3 जनवरी को क्या होगा उपसौर, और र से र, है ना, महीना का भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बात क्लियर हुई। अब 3 जनवरी को जब यहाँ पे उपसर्ग की घटना घटित होगी तो परिवर्तन क्या होगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंसुलेशन की, सूर्य तप की मात्रा मिलने की। देखिए ध्यान से, ये देखिए आपका ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है। इतनी बात क्लियर है। नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, हम ऐसे इसको दिखा दे रहे हैं, यही वाली सिचुएशन है। अब पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष के भी चारों तरफ घूर्णन कर रही है। ऐसी स्थिति में सूर्य का तापमान यहाँ पे पड़ रहा है, कहाँ पे, इस भाग पर। तो परिवर्तन क्या होता है, देखिए ऐसे इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, ऐसे कुछ बनेगा स्थिति। तो यहाँ पे इस पार्ट को हम कहेंगे क्या, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और ये पार्ट क्या होगा आपका, साउथ हेमिस्फीयर। बात क्लियर है। जितना सूर्य तप मिलने वाला होगा, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होगी, ऐसी कंडीशन में 7% का चेंज आता है। कितने का, 7% का चेंज आता है। आप इस बात को दिमाग में खूब अच्छे से बैठा लीजिएगा। 7% के चेंज की हम बात करें तो 7% का चेंज यहाँ पर ही नहीं होता है, यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है। इस कंडीशन में यानी अफेलियन के संदर्भ में, अफेलियन का मतलब अगर हम अपसौर की बात करें तब भी यहाँ पर नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर दोनों जगह में 7% का चेंज होगा, और यहाँ पर भी 7% का चेंज होगा। कैसे समझते हैं, देखिए जब ऐसी कंडीशन होगी, हम जनवरी की बात कर रहे हैं, जनवरी में जाहिर सी बात है, जनवरी में कौन सा मौसम होगा, हमारे यहाँ की बात कर रहे हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर की। जनवरी में कौन सा मौसम होगा, जाहिर सी बात है ठंडी का मौसम होगा। जब ठंडी का मौसम होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, जनवरी में ठंडी का मौसम होगा और सूर्य के सबसे नजदीक हमारी पृथ्वी पहुंच रही होगी, तो उस समय क्या कंडीशन होगा, ठंडी कुछ कम होगी। ठंडी कम कितनी होगी, 7%। यानी जो सूर्य तप मिल रहा था हमें दिसंबर में, जब हम 3 जनवरी को पहुंचेंगे तो सूर्य तप की मात्रा 7% इंक्रीज हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। ये 7% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कहाँ, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। बात यहां से क्लियर है। हम बात कर रहे हैं 3 जनवरी को, कब, उपसौर की दशा में क्या होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में 7% की वृद्धि हो जाएगी, किसकी, इंसोलेशन की, सूर्य तप जो मिलने वाली है। अब यहाँ पे देखिए साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, साउथ हेमिस्फीयर में जो घटना घटेगी क्या होगी, इस समय साउथ हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होगा, गर्मी होगी। भाई नॉर्थ में ठंडी है तो साउथ में क्या होगी, गर्मी होगी। चूंकि पृथ्वी सबसे करीब में आ रही है, किसके, सूर्य के, जाहिर सी बात है सूर्य के सबसे करीब में आ रही है, तो साउथ हेमिस्फीयर में इंसुलेशन की मात्रा बढ़ जाएगी। बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 7% का क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, किसमें, इंसुलेशन में। सेम सिचुएशन यहाँ पैदा होती है। यहाँ पर जब देखिए 4 जुलाई की स्थिति को, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है और ये साउथ हेमिस्फीयर है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है और ये साउथ हेमिस्फीयर है। यहाँ पे जुलाई में कौन सा मौसम होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में कौन सा मौसम होगा, भाई गर्मी का ही होगा, गर्मी का होगा। लेकिन जब डिस्टेंस यहाँ से बढ़ रही, सबसे ज्यादा दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच में हो रही है, हम नॉर्थ का एग्जांपल ले रहे हैं, साउथ को आप अपोजिट कर दीजिएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है, गर्मी है। चूंकि डिस्टेंस बढ़ जा रही है दोनों के बीच, जाहिर सी बात है इंसुलेशन की मात्रा कुछ कम होगी। कम कितनी होती है, यहाँ पे भी 7% क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात क्लियर। 7% जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में कम हो जाएगा इंसुलेशन, तो इधर बढ़ेगा ही। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से 3 टाइप के प्रश्न आपको याद रखने हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रश्न खूब बनते हैं। उपसौर की घटना कब घटित होती है, अपसौर की कब घटित होगी, आपने ट्रिक से पढ़ लिया। 3 उपसौर का वो 3 जनवरी का 3 ले लिया,
महीने का भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, रस से रख को मिला लीजिएगा, यहाँ पे क्लियर होगा। एक बचता जो है आपका 4 जुलाई, वहां पे क्या होगा, अफसोर होगा। अंग्रेजी में नाम याद करना है, अफसोर अ से स्टार्ट हो रहा है और अफेलियन क्या है, अ से स्टार्ट हो रहा है। यहां से जोड़कर आप इसको इस ट्रिक से भी याद कर लेंगे। आगे बढ़े। दूसरी बात क्या पूछी जाती है, 7% का घटने और बढ़ने का मामला। आप दिमाग में प्रैक्टिकली सोच के देखिएगा कि जैसे 3 जनवरी की बात करेंगे, 3 जनवरी के नॉर्थ हेमिस्फीयर में ठंडी का मौसम होता है, ठंडी का मौसम होता है और सूर्य के सबसे करीब आ रहा है पृथ्वी। ऐसी कंडीशन में जाहिर सी बात है सूर्य तक की कुछ मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। साउथ हेमिस्फीयर की बात करें, साउथ हेमिस्फीयर की बात करें, साउथ हेमिस्फीयर में मौसम क्या रहेगा, गर्मी क्या रहेगा, जब करीब मारा 7% की गर्मी बढ़ जाएगी। यहाँ की बात करें हम अपसौर की दशा में, अपसौर की दशा में ये घटित हो रही है 4 जुलाई को। 4 जुलाई की जाहिर सी बात गर्मी का मौसम होता है ना, गर्मी का मौसम होता है और पृथ्वी दूर जा रही है किससे, सूर्य से। सूर्य से जब दूर जा रही है नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा, 7% की गर्मी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, भाई कोई कंफ्यूजन नहीं है, दूर हो रही जाहिर सी बात है क्या होगी, घटेगी। और उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा साउथ हेमिस्फीयर में। आई थिंक उपसौर अपसौर की ये घटना आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हम थोड़ा सा ऋतु परिवर्तन के बारे में बात कर लेते हैं। आपने ऋतु परिवर्तन के बारे में कई चीज आप पहले से जान रहे होंगे, जैसे कि आपको पता है प्रश्न में बार बार एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस दिन को किस डेट को दिन और रात की घटना बराबर होती है। आप याद तो रखे हैं 21 मार्च को ऐसा होता है कि दिन और रात बराबर होता है, 23 सितंबर को ऐसा है दिन और रात बराबर होता है। यानी इस घटना को हम कहते हैं क्या, बसंत विषु, इसे क्या कहते हैं, शरद विषु। ठीक है, इंग्लिश में कह लेते हैं इसको क्या, स्प्रिंग। देखिए दोनों पर हम इसलिए फोकस करते हैं, कई बार डायरेक्ट इंग्लिश का ही टर्म दे दिया जाता है और आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप इंग्लिश हिंदी दोनों जानते रहिए कम से कम। ठीक है, ये स्प्रिंग की सिचुएशन और ये ऑटम की सिचुएशन है। अब ये कैसे होता है थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। 21 जून को क्या होता है, ग्रीष्म अयनांत यानी समर लेटिस, और यहाँ पर शीत, थोड़ा फिगर से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके सामने एक फिगर है, यहाँ पे क्या है, ये घटना जो है ये 21 मार्च की है, 21 मार्च की है। आप एक चीज पहले नोटिस करिएगा, अभी आपसे हमने बताया कि वेस्ट से ईस्ट है ना, पश्चिम से पूर्व हमारी पृथ्वी घूर्णन भी करती है और परिक्रमण भी करती है या परिभ्रमण भी करती है। इतनी बात क्लियर है। तो चलते हैं यहाँ से, हम शुरुआत करते हैं कि कहाँ से, 21 मार्च से। 21 मार्च को क्या होता है, ये आपका सन है, सन के लंबवत है पृथ्वी, है ना, यानी सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी पर लंबवत पड़ रही हैं। अब लंबवत पड़ने का मतलब यह है कि वो सबसे नजदीक की दशा होगी सूर्य की पृथ्वी से, है ना। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर दिन और रात लगभग लगभग बराबर होता है। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, यहां से आप देख रहे हैं ये कौन सी सिचुएशन है इसकी, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। बात क्लियर। ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश, यही है। और इस वाले पार्ट को हम क्या कह देंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर, या आप ऐसा इसको पहले इसको समझ रहे हैं, ये क्या है आपका कर्क रेखा, और ये क्या है मकर रेखा। इतनी बात क्लियर हुई। देखिए अब यहाँ पर ये जो इसका अक्ष है यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक पृथ्वी इसके चारों तरफ भी घूर्णन कर रही है। ठीक है, घूर्णन करने के साथ साथ क्या कर रही है, ये घूम रही है पश्चिम से पूरब की तरफ, यानी इसका डायरेक्शन यही है, ऐसे ही ये घूम रही है। इतनी बात क्लियर है। ऐसे में देख रहे हैं सूर्य की जो रोशनी है, जो सूर्य का प्रभाव है इस पृथ्वी पर कहाँ पड़ रहा है, ज्यादातर मात्रा किस पे कवर कर रहा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर का अगर हम देखें ये साउथ हेमिस्फीयर पर ज्यादा इसकी मात्रा का प्रभाव पड़ रहा है। बात यहाँ से कन्फर्म है। देखिए मकर रेखा को क्रॉस करके यहाँ पर अगर हम देखें तो ज्यादातर मात्रा कवर कर रही है किसका, साउथ हेमिस्फीयर का, और नॉर्थ हेमिस्फीयर का लगभग लगभग बराबर भाग पर यह पड़ रहा है। बात कन्फर्म हुई। इस कंडीशन में फिर से बता दे रहे हैं इस चीज को, सूर्य के ये सामने पड़ रहा है, लगभग लंबवत चमक रहा है। लंबवत चमकने का मतलब यह है
पृथ्वी के लगभग आधे भाग पर सूर्य की मात्रा पूरा का पूरा पड़ रही है लंबवत। हालांकि ऐसा आधे पर होता नहीं, आपने पहले से पढ़ा है कि वह कर्क और मकर के बीच में ही होता है ना, लंबवत कर्क और मकर के बीच में ही चमकता है। बाकी जगहों पे प्रकाश तिरछा पड़ता है, तिरछा पड़ने के कारण जो ध्रुवों पर ठंडी की मात्रा ज्यादा होती है, गर्मी की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बनेगा, दिन और रात बराबर होगा। बस इतना आपको समझाना था। यहाँ पर क्या होगा, डे इक्वल टू नाइट, दिन और रात बराबर होगा। आपको डेट याद रखनी है, कब, 21 मार्च की ये घटना है, 21 मार्च को ऐसा घटित होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ेंगे, हम बढ़ रहे हैं किधर की तरफ, देखिए मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, मई, जून। हम पहुंचते हैं 21 जून को। 21 जून को पहुंच रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, समर लेटिस। समर लेटिस का मतलब यह है कि यहां जब इस डायरेक्शन में हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में, या ऐसा कह देते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन की लंबाई में वृद्धि। ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून। बात समझ रहे हैं। यहां पर क्या होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन की लंबाई में वृद्धि होना। यहां से जब आगे बढ़ेंगे दिन और रात बराबर के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई में वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। कहां पर, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में। और 21 जून तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा, 21 जून तक पहुंचते पहुंचते नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, और ये कब होगा, 21 जून को। और 21 जून को जो होगा, इसी को हम कहते हैं क्या, समर सोलिस्टिस या समर लेटिस। ठीक है, समर लेटिस यानी ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म अयनांत। बात समझ में आ गई। देखिए, याद करने के लिए आप ऐसे समझ लीजिएगा, ग्रीष्म अयनांत का मतलब ये गर्मी का सबसे, हम कह सकते हैं सबसे पीक पॉइंट। कहने का मतलब सबसे बड़ा जब दिन हो रहा है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा हो सकता है। हो सकता है कि होगा। अब जब होगा तो यहाँ पर जब जून से हम आगे बढ़ेंगे किस साइड में, इधर जब बढ़ेंगे तो क्या हो रहा है, जाहिर सी बात है उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई में कमी होना शुरू होगा। भाई सबसे बड़े दिन पर पहुंच गया कहां पर, 21 जून को। अब 21 जून को बाद जब इधर आगे बढ़ेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई में कमी होना शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रीष्म अयनांत नाम क्यों लिया गया, यहाँ पे ग्रीष्म का मतलब यहाँ पे कमी होना शुरू हो जा रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन की लंबाई में कमी होना शुरू हो रहा, कमी होना शुरू हो रहा। अब हम आते हैं 23 सितंबर पर। कहां पर, 23 सितंबर पर। ये 23 सितंबर की घटना है। यहां पर 23 सितंबर पर फिर आपको वही सिचुएशन मिलती है, आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी पर, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये कर्क रेखा है, सॉरी विषुवत रेखा है। अब देख रहे हैं यहाँ पर लगभग सूर्य की जो किरण पड़ रही है, लगभग लगभग आधे आधे पर पड़ रही है, यानी लंबवत पड़ रही है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर फिर से दिन और रात बराबर हो जाएगा। ये कब घटित हो रही है, 23 सितंबर को। आपको यह याद रखना है, 23 सितंबर को क्या होगा, दिन और रात की घटना बराबर होगी, यानी दिन और रात की लंबाई बराबर होगी। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑटम। ऑटम का मतलब यहाँ पे स्प्रिंग था, स्प्रिंग का मतलब यहाँ पे बसंत था। इसी को क्या कहा, बसंत विषु। और इसको क्या कहते हैं हम, शरद विषु। आई थिंक यहां से बात क्लियर हो गई होगी, बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब आप ये समझिए अब क्या होगा, इसके बाद क्या होने वाला है। देखिए 23 सितंबर को दिन और रात फिर से बराबर हुआ। अब पृथ्वी किधर चली है, इस डायरेक्शन में बढ़ी है। जब इस डायरेक्शन में बढ़ी है तो यहां पर क्या होगा, अब क्या होगा, साउथ हेमिस्फीयर में चेंजिंग कहां होगा, साउथ हेमिस्फीयर में दिन की लंबाई में क्या होगी, क्या होगी भैया, कमी होगी। साउथ हेमिस्फीयर में दिन की लंबाई में कमी होगी। और ऐसे यहां से हम पहुंचते हैं कहां पर, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर पर पहुंचते हैं। अब 22 दिसंबर को क्या होता है, आप अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में रह रहे हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहेंगे उसके अकॉर्डिंग सोचिए, साउथ में रहे तो उसके अकॉर्डिंग सोचिए। चलिए हम लोग नॉर्थ के अकॉर्डिंग सोचते हैं।
देखिए 22 दिसंबर को क्या होता है, ठंडी का मौसम होता है, कहाँ, नॉर्थ हेमिस्फीयर। जब ठंडी का मौसम होता है तो दिन की लंबाई कम होती है, दिन की लंबाई कम होगी, सूर्य तब कम मिलेगा। बात समझ में आ रही है। अब 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है, कहां पर, नॉर्थ हेमिस्फीयर का, यानी उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कहां होता है, 22 दिसंबर को। कब, 22 दिसंबर को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। इसी को क्या कहते हैं हम, विंटर, यानी या कह सकते हैं आप शीत अयनांत, मतलब शीत आ गया था, अब उसका अंत होने वाला है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। कब ये होगा, 22 दिसंबर को। थोड़ा सा जस्ट अपोजिट करके सोचते हैं। अब जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन है, तो साउथ में क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। यानी यहाँ पे आप समझ सकते हैं 22 दिसंबर को क्या कह सकते हैं, साउथ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन। देखिए प्रश्न को घुमाकर पूछा जा सकता है। आपने याद किया है कि 22 दिसंबर को नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है, तो आपको दूसरी चीज याद करने की जरूरत नहीं, आप उल्टा समझ लीजिए, जब नॉर्थ में सबसे छोटा हो रहा है तो साउथ में सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे भी ऐसे था, जब नॉर्थ में सबसे बड़ा था तो साउथ में क्या है, सबसे छोटा है। आगे बढ़ते हैं। ये 22 दिसंबर की घटना घटी, इसी को क्या कहा आपने, शीतअयनांत। अब यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं, किस डायरेक्शन में, कहाँ बढ़ेंगे, या फिर से वही पुरानी सिचुएशन पर। ऐसे में क्या होगा, अब यहाँ पे साउथ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन था, साउथ हेमिस्फीयर में दिन के लंबाई में धीरे धीरे कमी होनी शुरू हुई थी, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, वृद्धि होना शुरू होगा। बात क्लियर हो गई। और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते फिर पहुंचेंगे कहाँ पर, 21 मार्च को, और 21 मार्च को फिर से दिन और रात की लंबाई बराबर हो जाएगी। ये घटना बार बार रिपीट होती रहती है, इसी चीज को हम कहते हैं ऋतु परिवर्तन। ऋतुओं का परिवर्तन कैसे हुआ, इस बात को आप समझ चुके हैं। फिर से एक बार क्योंकि रिविजन कर दे रहे हैं, 21 मार्च को दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। 21 मार्च से पृथ्वी जब आगे बढ़ती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन की लंबाई में कमी होती है, और 21 जून तक आते आते सिचुएशन ये होती है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन मिलता है और साउथ का सबसे छोटा है। आगे बढ़ते हैं, फिर 23 सितंबर को, 23 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात की लंबाई बराबर हो जाती है। और आगे बढ़ेंगे फिर 22 दिसंबर की तरफ। 22 दिसंबर में क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में ठंडी का मौसम होता है, दिन सबसे छोटा है, साउथ में क्या होगा, दिन सबसे बड़ा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर वही प्रक्रिया रिपीट होती रहती है। इसी प्रकार से यहाँ पे 4 ऋतुओं के बारे में आपने देखा। यहाँ पे क्या बसंत का ऋतु आएगा, ये गर्मी का है, यहाँ पे क्या शरद, विषु, ऑटम, यहाँ पे शीत। ठीक है, आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इस टॉपिक में इतना ही समझना था आपको। आपको करना क्या है, इसमें आपको डेटा याद रखना है ना। डेटा कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे 21 मार्च को दिन और रात बराबर हो रहा है, और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर हो रहा है। आपने फिगर में देखा था क्या, 21 से बढ़े थे आप कहां पर, एक को आप स्टेब्लिश कर लीजिए। जैसे मार्च को आपने माइंड में बैठा दिया, मार्च से पृथ्वी चलना शुरू हुई। 21 मार्च के 3 महीने बाद अप्रैल मई जून, फिर आया क्या, 21 जून ग्रीष्मयान, फिर 3 महीना बढ़ जाइए, जुलाई अगस्त सितंबर, 23 सितंबर को फिर क्या, दिन और रात बराबर होगा, फिर ऐसे 3 महीना बढ़ेंगे दिसंबर, ऐसे 3-3 महीने करके 4 ऋतुओं को हमने पढ़ा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, हाँ इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और आपको वहाँ से जो भी क्वारी होगी आप उस क्वारी को आप उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। बाकी वीडियो को और लोगों तक पहुँचाइए, आपके साथ साथ और लोग भी उसका लाभ पाएँ। ठीक है, धन्यवाद।